Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. We have already started a chapter that is chemical and physical reactions, and we have already covered the two parts of it. What are physical changes, and 90% we have completed what are chemical changes. Now we will discuss some indicators of chemical changes. All of you must be knowing what are indicators. Indicators क्या चीज़ होते हैं? Indicators वो चीज़ होते हैं जो आपको किसी चीज़ के होने का इंडिकेशन कहते हैं. मतलब एक टाइप से आपको मतलब कोई आपको क्लू देते हैं या आपको मतलब ये दिखाते हैं कि हाँ जी ये चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, उस चीज़ का इंडिकेशन. मतलब आपको वो कंफर्म कराते हैं कि हाँ ये चीज़ प्रेजेंट है या नहीं. तो दैट आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स. ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है. तो इस चीज़ में, इस वाले पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि केमिकल चेंजेस के क्या इंडिकेटर्स हैं, केमिकल चेंजेस क्या क्या हैं, और हम क्या क्या मतलब आप वेज हम ले सकते हैं कि जो ये केमिकल चेंजेस से हमारे अंदर मतलब चीज़ों के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे रस्ट लग रहा है या कोई चीज़ें हैं, तो हम इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या कैसे हम इनको मतलब बचा सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर दैट डू लाइक and subscribe to my video if it is concept clear easily, or share it with your friends so that you will get the notification of my upcoming videos. So let's start. अब जैसे कि मैंने पहले बताया व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल चेंजेस. कौन सी चीज़ आपको ये बताएगी कि ये केमिकल चेंज हो रहा है. वन इज दैट गैस प्रोडक्शन. व्हाट इज गैस प्रोडक्शन? गैस प्रोडक्शन, अगर दो चीज़ें आप कोई मिला रहे हो और उसके अंदर आप सॉलिड मिला रहे हो या लिक्विड मिला रहे हो, बट आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपका बाहर निकल के आ रहा है दैट इज़ ए गैस, तो आप इसको सोच सकते हो कि केमिकल चेंज है. क्योंकि केमिकल चेंज क्या हुआ कि कोई भी चीज़ें के आपस में मिक्सिंग से एक प्रोडक्ट निकला है, दैट इज़ अ गैस. तो आपको वो गैस विजिबल है, तो ये एक इंडिकेटर है केमिकल चेंज का. उसने यहाँ पे क्या दिखाया, उसने क्या लिया है, एक विनेगर लिया है. विनेगर जो आपकी मतलब किचन में अवेलेबल होता है, वो उसको हम क्या कहते हैं कि पनीर फाड़ने के भी काम आता है. तो इसके मतलब एप्पल सीडेगर विनेगर होता है या वाइट विनेगर है, ब्लैक विनेगर है. तो ये विनेगर हर किचन में मोस्टली अवेलेबल होता है और ये आपके चाउमीन्स में भी डलता है. तो आप ये देख सकते हैं इजीली. तो आप ये टेस्ट घर पे भी करके देख सकते हैं. आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए. बेकिंग सोडा भी हर किचन में अवेलेबल होता है. ये केक्स में डलता है, पकौड़ी बनती है उसमें डालते हुए बनता है, ढोकला है, बहुत सारी चीज़ों में आपका बेकिंग सोडा मतलब बनता है. तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए और उसके अंदर विनेगर ऐड कीजिए. तो जैसे ही आप विनेगर में बेकिंग सोडा में विनेगर ऐड करेंगे, आपको एक हिस की साउंड आएगी और क्या दिखेगा आपको, थोड़े थोड़े बबल्स दिखने स्टार्ट होंगे. ये तो आप अभी ये लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद करके देखिए, आपको मज़ा आएगा इस टेस्ट को देखने में. और ये आप करके देखेंगे ना तो आपको कभी भी ज़िंदगी में भूलता नहीं है. तो आप ये करके देखिए कि बेकिंग सोडा में आप थोड़ा सा मतलब पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ले लीजिए और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विनेगर ऐड कीजिए. तो आपको दिखेगा हिस की साउंड और बबल्स. वो बबल्स क्या होते हैं, वो बबल्स होते हैं आपके गैस के. और वो गैस क्या होती है, वो गैस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये वाला टेस्ट क्या दिखाता है कि आपका एक केमिकल चेंज हो रहा है. ये वाली जो प्रेजेंट स्लाइड है ये क्या दिखा रहा है, देखिए जो ये हमने रिएक्शन डिस्कस किया है ना, मतलब तो ये इसकी मतलब केमिकल फार्मूला दिखा रहा है. क्या है इसके अंदर, विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, इसको केमिकली कहते हैं हम. और उसमें जब हमने बेकिंग सोडा ऐड किया, और बेकिंग सोडा का कई बार ना आपका एग्जाम्स में फॉर्मूला पूछ लेते हैं या केमिकल नेम पूछ लेते हैं, तो आप इसको एक ढंग से लर्न कर लीजिएगा. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्या है ये बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है या केमिकल नेम है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा ये होता है.
तो जब विनेगर इज एडेड टू बेकिंग सोडा, जो आपका प्रोडक्ट है, जो मतलब रिएक्टेंट तो ये है विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका इसमें से इवॉल्व हो रहा है जो गैस है, और कुछ अदर सब्सटेंसेस आपको मिलते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है जिसके कारण आपके इस रिएक्शन में हिस की साउंड हुई और बबल्स निकले। तो अब आप इसको दूसरे मेथड से किससे ये मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर, एक लाइम वाटर चीज होती है जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और उसका कलर क्या होता है, वाइट। तो आप जब भी किसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर से रिएक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट आपका आएगा दैट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसका वाइट कलर हो जाता है। लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब भी रिएक्ट करेगी, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा वाइट। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये कलर चेंज आपका जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट था और यहाँ पे वाइट हो गया, ये मिल्की वाइट हो गया, तो इसको भी आप एक केमिकल रिएक्शन का इंडिकेटर ही मानते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम, ये लाइम वाटर था इसके अंदर से हमने पास किया, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिसके कारण लाइम वाटर मिल्की बन गया। तो ये बड़ी बड़ी क्लासेस में या मतलब केमिकल लेबोरेटरीज में एक जो आप कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का आप कंफर्मेटिव टेस्ट करते हैं दैट इज पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। जब भी लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बना है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, अगर आप लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। अब आपका क्या है, केमिकल चेंजेस का एक मतलब इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट टाइप से दिया है, और इसकी एक डेफिनेशन कैसे कवर कर सकते हैं, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। वो चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा कोई नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं या बन रहे हैं दैट इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमारा कोई भी नया सब्सटेंस ना बन रहा था ना प्रोड्यूस हो रहा था, वो जस्ट उसकी शेप, उसका साइज या उसकी स्टेट चेंज हो रही थी, उसमें कभी भी कोई नया चीज़ नहीं बनी है। तो यही एक मेजर डिफरेंस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस आर बीइंग फॉर्म्ड। ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ है केमिकल चेंज में, क्योंकि कोई नए सब्सटेंसेस बनते हैं और वो भी कैसे बनते हैं, अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे फिजिकल रिएक्शन क्या था, वो रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। अब गैस को थोड़ी ना पकड़ के लाओगे आप, गैस तो इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, और उसको कहाँ से पकड़ के लाके आप दोबारा से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाओगे। तो जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब कभी भी वापस उससे रिएक्टेंट्स नहीं आप ऑब्टेन कर सकते। We have seen that one or few new substances are produced in a chemical change. हमने देख ही लिया है कि केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस बनते हैं। In addition to new products, the following may accompany a chemical change. तो वो कहता है कि नए सब्सटेंसेस तो बनते ही बनते हैं केमिकल चेंज में, बट इसके अलावा केमिकल चेंजेस में क्या चीज़ और मतलब निकलती है, दैट आर हीट। एक तो हीट निकलती है, क्योंकि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हीट की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैसे, या तो हमें रिएक्टेंट्स को मतलब रिएक्ट कराने के लिए उनको हीट देनी पड़ती है, या जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अपने साथ हीट लेके इवॉल्व होते हैं। तो या तो केमिकल चेंज में हीट निकलेगी या हम देंगे, या लाइट की मतलब लाइट एमिट हो सकती है, या कोई चीज़ क्या होती है, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है।
तो ये सारी चीज़ें भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। इसके अलावा आपसे पूछे कोई कि केमिकल रिएक्शन की मतलब कैसे आप पहचान कर सकते हैं, तो यू कैन से दैट केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय हीट एवोल्यूशन। हीट की एवोल्यूशन होती है इसके अंदर। लाइट में बी एमिटेड, कि लाइट भी हो सकती है, और साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, और कुछ साउंड में भी प्रोड्यूस हो सकती है। और कई केमिकल चेंजेस में क्या होता है, ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल कैन बी गिवन ऑफ। तो उसमें क्या होता है, जैसे केमिकल रिएक्शंस में कई बार बहुत पंजेंट स्मेल भी आती है। कोई रिएक्शन हो रहा है और आपको कोई स्मेल मिली, तो उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि एक केमिकल चेंज हो रहा है। या कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जब हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है, उसका कलर क्या चेंज हो रहा है, वो लाइम वाटर किस चीज़ में चेंज हो रहा है, मिल्कीनेस में। तो इसमें कलर भी चेंज हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में इतनी सारी चीज़ों का मतलब चेंज हो रहा है कि हीट निकल रही है, लाइट निकल रही है, साउंड इज प्रोड्यूसिंग, और क्या हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, और कई बारी स्मेल भी आ रही है। अच्छा, इसका एक और चीज़ है, ये सब कुछ एक रिएक्शन में नहीं हो रही, मतलब हर अलग अलग रिएक्शन में कोई चीज़ हो सकती है। किसी में हीट निकल रही है, किसी के अंदर स्मेल चेंज हो रही है, किसी के अंदर लाइट चेंज हो रही है, मतलब लाइट एमिट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, मतलब ये एक एक चीज़ है जो किसी किसी केमिकल रिएक्शन में हो सकती है। और इनमें से कोई भी चीज़ किसी रिएक्शन में हो रही है तो ये किस चीज़ का इंडिकेटर है कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। केमिकल रिएक्शन ए क्लोजर लुक। अब आपको ये केमिकल रिएक्शन दिखा रहा है कि कलर चेंज भी होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक यम्मी यम्मी एप्पल है। ए स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर्स ए ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। तो ये तो आपको पता ही है, हम लोग बहुत चिक चिक करते हैं कई बार एप्पल कटवा के। एप्पल कटता तो वाइट है, बट थोड़े टाइम बाद अगर आप इसको रख देते हैं तो क्या हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है। अगर आप ये क्या करते हैं तो इसको क्या है, ये एक केमिकल चेंज हो जाता है। और सेम चीज़ हो जाती है आलू और जो ये आपका ब्रिंजल कटता है ना, तो हम आपने अपने किचन में देखा हो, मम्मी काटती हो या क्या है, तो वो हमेशा उसको पानी में काटते हैं। आप ऐसे आलू को काट के ऐसे एयर में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो भी क्या हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है थोड़े टाइम बाद ही। क्योंकि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जिससे वाइट कलर का जो चीज़ थी, मतलब चाहे वो एप्पल था चाहे वो पोटैटो था, दैट हैज़ टर्न्ड इनटू ब्राउनिश कलर। उसने एक ब्राउनिश कलर की चीज़ में चेंज हो गया है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही इंडिकेटर है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रस्ट की फॉर्मेशन। रस्ट की फॉर्मेशन जो आपको बताई गई थी वो एक बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन था। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन मतलब जो फार्मूले टाइप से हम यहाँ पे आपको रस्ट का बता रहे हैं कि रस्ट लगता कैसे है और उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। और ये 90% मतलब एग्जाम्स में पूछा जाता है रस्ट के बारे में। अब वो क्या कह रहा है, सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रक्स और ट्रक्स की बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन इज ह्यूज। तो क्या कहते हैं कि रस्ट जो आयरन है वो बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ आता है। जैसे कि आप ये झूले होते हैं पार्क में, वो ट्रक्स की बॉडीज, शिप्स, कार्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ब्रिज जो बने हुए होते हैं वो सब चीज़ें आयरन की, लोहे की ही बनी होती हैं। तो उस पर क्योंकि रस्ट लग जाता है वो तो धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं, या तो वो टूट जाते हैं या आपको उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो उसमें देखिए आप कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कोई भी आयरन की चीज़ जब भी वाटर या क्या है ह्यूमिडिटी एक्वायर करती है तो दैट कैप्चर्स रस्ट, और उससे क्या होता है, आयरन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो प्रोसेस है रस्टिंग की, मतलब जो रस्ट लगता है वो क्यों लगता है, क्योंकि जो आयरन होता है मतलब लोहा होता है, वो ऑक्सीजन जो एयर्स में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब ह्यूमिडिटी में, ये किस चीज़ में बन जाता है, मतलब आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3।
ये मतलब अभी आपको लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट कई बार स्कूल में पूछते हैं व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट, कि जो रस्ट कैसे बना है आयरन से। क्योंकि अब आप यहाँ पे देखिए आयरन का फार्मूला होता है Fe, और ये O2 से कंबाइन करेगा, मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और वाटर से कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे, रस्ट। तो आप इसको ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, क्योंकि अभी आपको इसकी वैलेंसी वगैरह मतलब इंटरचेंज करनी शायद नहीं आती हो। तो अगर आती हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती हो तो कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगी। आप जस्ट इसका रस्ट का एक फार्मूला देख लीजिए, दैट इज Fe2O3। तो इसको 2-3 बार आप लिख के देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, दैट इज रस्ट। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर्स इज असेंशियल। तो रस्ट लगता ही कब है, जब तो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या ह्यूमिडिटी हो, मतलब वाटर कंटेंट हो या वाटर मॉइस्चर या वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उसकी प्रेजेंस में आयरन मतलब कोरोड हो जाता है और रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। In fact, if content of moisture in the air is high, which means it's more humid, rusting become faster। तो अगर रस्टिंग आजकल का जैसे मौसम है ना, तो इसमें रस्टिंग ज़्यादा लगती है क्योंकि मॉइस्चर है। तो अगर ह्यूमिडिटी होगी तो रस्टिंग ज़्यादा होती है। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई। अब मतलब रस्ट से आप कैसे बच सकते हो, तो क्या है, आपने देखा होगा कई बार झूले होते हैं जो पार्क में लगे होते हैं, आपके स्विंग्स उस पर पेंट किया होता है। तो वो पेंट क्या है, वो पेंट उस पर आयरन के मतलब जो रॉड्स होती हैं या चेन्स हैं उन पे कर देते हैं। तो एक चीज़ तो वो है कि आप पेंट या ग्रीस लगा दीजिए उस मतलब जो आयरन की चीज़ है। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो क्या होता है, ये जब हम इस पे मतलब किसी चीज़ की लेयर लगा देते हैं आयरन पे, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, अब इस पे रस्ट क्यों नहीं लगेगा। बेसिक चीज़ क्या होती है, आयरन को किसी चीज़ के कांटेक्ट में आना ज़रूरी होता है। अगर वो एयर के और वाटर के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ रहा है, मतलब उसको टच कर रहा है आयरन को, तो दैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू रस्ट। बट अगर हमने उसके सरफेस पे या पेंट लगा दिया या ग्रीस लगा दिया है, तो आयरन का सरफेस तो ढक गया ना, वो कोट हो गया किससे, पेंट से। तो उसका अब सरफेस अवेलेबल नहीं है जिससे वो कांटेक्ट कर सके मॉइस्चर से या एयर से। तो इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हम बचा सकते हैं। तो ये ज़्यादातर आपको जो भी पार्क्स में या बेंचेस पे या ट्रेन्स में या किसी भी जगह जहाँ पे आयरन्स हैं, उन पे हमेशा पेंट ही लगाना चाहिए अगर आप रस्ट से बचना चाहते हैं। और एक और जो वे है जो आप आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं, दैट इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। तो ये क्या होता है कि अगर आप या तो पेंट कर दीजिए, या कई बारी चीज़ों पे आप पेंट नहीं कर सकते, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको मतलब सिल्वर शेप में ही दिखाना होता है, तो उन पे आप मेटल की कोटिंग कर देते हैं, जैसे कि क्रोमियम की या जिंक की, उन चीज़ों पे पेंट कर देते हैं आप या कोटिंग कर देते हैं आयरन पे। तो उससे भी आयरन पे रस्ट की डिपोजिशन नहीं होती। और जो ये प्रोसेस है जिस पे हम आयरन पे जिंक की लेयर लगाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। द प्रोसेस इन विच वी डिपॉजिट ए लेयर ऑफ जिंक ऑन द आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रस्ट, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ये अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक तो गैल्वेनाइजेशन हो गया, एक पीछे रस्ट का फॉर्मूला था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान से कीजिएगा। द आयरन पाइप्स वी यूज इन होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो मैंने पहले ही बताया कि जो आयरन पाइप्स हम घर में लेते हैं ना पानी वगैरह के लिए, सीवरेज के लिए, उनके ऊपर आप जिंक की कोटिंग करवाते हो ताकि वो रस्ट से नहीं कोरोड हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रस्ट से बचाने के लिए अलग अलग चीज़ें या आपको ढंग बताए गए हैं जिससे हम रस्टिंग आयरन पे मतलब रस्टिंग रोक सकते हैं। अब एक और चीज़ है, आपको पता है जो शिप्स होती हैं जो पानी वाली, बाबा ब्लैक शिप वाली नहीं, ये वाली जहाज समुद्र वाले शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। तो एक पार्ट है जो इन शिप्स का ये अंदर वाटर के रहता है
On the part above water also water drops are clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contain many salts. तो क्या कहना चाह रहा है ये, जो ये जहाज होता है ना पानी के, समुद्री जहाज जो हम कहते हैं, ये तो बेचारे रहते ही पानी में, इनके पास तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। और जो ऊपर बचा हुआ पार्ट होता है, देखिए ये वाला पार्ट तो सारा पानी में है ही, और जो ये बचा हुआ पार्ट है तो इस पे भी वाटर की ड्रॉपलेट्स भी रहती हैं। और आपको पता ही है कि इसका जो साल्टी वाटर होता ही है सी का, तो इस पे साल्ट्स की डिपोजिशन भी होती रहती है। द साल्ट वाटर में मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। तो साल्ट्स हैं तो वो रस्ट की फॉर्मेशन को और एनहेंस करते हैं। तो क्या होता है, इतने सारे आपके जो शिप्स हैं और ये इन पे रस्ट लग रहा है, तो देखो आप कितना लॉस होता होगा। देयरफॉर शिप्स सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। अब बेचारे सारे टाइम पेंट उसके अंदर पानी के अंदर रहेंगे ही, तो आप इतना इनका कितना लॉस आप मतलब कवर कर सकते हैं। मतलब आप पेंट कर सकते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद इनके ऊपर रस्ट लग जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद इनके ऊपर रस्ट लग जाता है। सो ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। तो क्या होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए इनको रस्ट से बचाने का, एक फ्रैक्शन ऑफ मतलब जो होता है शिप का आयरन, मतलब आप ये मान लीजिए अगर शिप में आप इस ढंग से मतलब सोच के चलिए, 100% अगर आयरन में से आपका 30-40% जो आयरन है उसमें रस्ट होता ही होता है, और आपको वो रेगुलरली मतलब ईयरली मंथली आपको वो रिप्लेस करना पड़ता है। तो देखिए कितना ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है ये रस्टिंग के कारण, ताकि आपके शिप्स मतलब मेंटेन रहें और उन पे रस्ट ना लगे। उनको आपको बारी बारी उनके उस पार्ट को जिस पे रस्ट होता है आपको रिप्लेस करना पड़ता है। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो आपका फिजिकल और केमिकल चेंजेस का है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी, बट ये 90% आपको समझ आ सकता है, बट जो 10% है ना, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, 9th-10th में भी हो सकता है। वैसे हम लोगों ने तो ये 11th में किया था, जब हम मतलब लैब में काम करते थे, तब हमने क्रिस्टल्स बना के देखे थे। अब आज का मुझे नहीं इतना आइडिया, तो आप देखिएगा क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस, जब हम क्रिस्टल बनाते हैं तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाता है। तो क्रिस्टल होते क्या हैं, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। अब क्या है, जो भी कोई चीज़ है जैसे कॉपर सल्फेट है या जो भी कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर एक सॉलिड पार्ट होता है और वो हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। जब वो वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। बट एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इसको हीट आउट करते हैं और वो धीरे धीरे उसका जो लिक्विड है वो ख़त्म होता जाता है, और अगेन वो हम जो सॉलिड पार्ट था उसको क्रिस्टल की शेप में ऑब्टेन कर सकते हैं। क्रिस्टल मतलब एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनकी पर्टिकुलर शेप होती है। ये जैसे दिख रहे हैं ना, ये कॉपर के आपको क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आपने क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, मतलब या उसको हीट आउट किया, और जो एंड प्रोडक्ट बना वो थे क्रिस्टल्स। और जो ये प्रोसेस है ऑब्टेनिंग क्या करने की, ऑब्टेन करने की क्रिस्टल्स को, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ये एक क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या कैसे हुआ, आप सोचोगे कभी तो आप फिजिकल चेंज कह रहे हो, कभी केमिकल चेंज कह रहे हो। ये फिजिकल चेंज इसलिए हुआ क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ, आपने पानी में कोई सॉलिड डिसॉल्व किया, उसको क्या किया, जब वो सॉल्यूशन बन गया उसको हीट आउट किया, और फिर से जो रिमेन्स रह गए उसके सॉलिड के, दैट आर कॉल्ड एज क्रिस्टल्स। तो इन क्रिस्टल्स को तो हम दोबारा से पानी में डिसॉल्व करेंगे, दोबारा से वो लिक्विड बन जाएगा। इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी। ये क्रिस्टल क्या है, कॉपर के ही हैं, और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ही बने हैं। जब आप इसको दोबारा से पानी में या सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ऐड करोगे तो ये दोबारा से कॉपर सल्फेट ही बन जाएंगे। तो नो न्यू सब्सटेंसेस मेड हेयर, और कोई आवाज़ नहीं आई इसके अंदर, नो साउंड इज प्रोड्यूस, नो लाइटनिंग इज प्रोड्यूस। कोई इसके अंदर क्या है, स्मेल ऐसी नहीं आई कि आप सोचोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है जिससे लिक्विड से हम सॉलिड बना रहे हैं और सॉलिड से हम अगेन लिक्विड बना सकते हैं।
तो इस प्रोसेस को मैंने जैसे पहले ही बताया क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और ये एक फिजिकल चेंज है, इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस या प्रोसीजर बता रहा है। व्हाट इज दैट? टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसने क्या किया, एक बीकर में कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स ले ली। आफ्टर एडिंग वाटर टू इट, हीट द वाटर, when it start boiling add copper sulfate powder slowly while stirring continuously। तो उसने क्या किया, जब पानी ले लिया उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल लिया और उसको हीट आउट करना स्टार्ट कर दिया। जब वो सॉल्यूशन थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट, और कॉन्टिन्यूसली उसको वो मिक्स करेगा, नहीं तो फिर वो मिक्स नहीं हो पाएगा, उसके लंप से बन जाते हैं। और कॉपर सल्फेट का पाउडर उसने तब तक ऐड करना स्टार्ट रखा जब तक उसके अंदर उसने मना कर दिया कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन है, भाई मैं नहीं और ले सकता। उसका क्या मतलब हुआ कि भैया उसके अंदर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डिसॉल्व होना बंद हो गया। अब इस सॉल्यूशन को आप गर्म करते हैं और उसको फिर फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद अलाउ इट टू कूल, इसको थोड़ा सा आप कूल करने के लिए छोड़ दीजिए और इसको टच मत कीजिएगा। और फिर थोड़े टाइम बाद आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि इस सॉल्यूशन में क्या बन गया है, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बन गया, मतलब कॉपर सल्फेट जो था उसको जब हमने हीट आउट किया और उसको फिर हमने क्या किया, फिल्टर किया, तो जो कॉपर सल्फेट था वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया। और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। इसको आप देखिएगा, और अलग अलग चीज़ों के क्रिस्टल्स बनते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, अपने स्कूल वालों से कह भी सकते हैं कि हमें एक बार बनवा के देखिए, तो उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप की कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं बारी बारी रिपीट करती हूँ, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मतलब मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप पूछेंगे तो। और अब हम इसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है या आप कोई दूसरा चैप्टर पहले करना चाहते हैं तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं। बट बिफोर दैट अगेन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and press the bell icon so that you will get the notification of upcoming videos. Thank you very much.